हेलो गाइज, मैं तेजदीप जिनगर और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल IS स्कूल में। आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो को लेकर आया हूँ जिसका शीर्षक है बिजोलिया किसान आंदोलन। इस वीडियो के अंदर हम इसके तीनों चरणों को देखेंगे, किस प्रकार से यह प्रथम चरण में स्वस्फूर्त आंदोलन होता है और इसका जो आधार होता है वो क्षेत्रीय और जातीय आधार होता है। दूसरे चरण में हम देखेंगे किस प्रकार से यह राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन बन जाता है और राष्ट्रीय स्तर के नेता इससे जुड़ जाते हैं। तीसरे चरण में हम देखेंगे कि इसका जो पटापेक्ष होता है या इसका जो एंडिंग होती है वो इतना ज़्यादा उत्साही नहीं होती है जितनी प्रथम और द्वितीय चरण इसका उत्साहपूर्वक होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस मैप के अंदर बिजोलिया की वर्तमान स्थिति कहाँ पे है। ये जो आप ब्लू कलर में देख रहे हैं ये मेवाड़ क्षेत्र है और इसके अंदर जो ऊपर का भीलवाड़ा रीजन है इसी के जो है सबसे जो बॉटम में बिजोलिया, ये जो है ये क्षेत्र बिजोलिया का स्थान था और इसको ऊपर माल का क्षेत्र भी कहा जाता है और इसका प्राचीन नाम कहीं पे इसका शुद्ध नाम विजयावल्ली भी मिलता है, बाद में इसका नाम बिजोलिया पड़ गया था। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं हम देखेंगे कि जो किसान आंदोलन थे उसके कारण क्या थे। पहला इसमें दे रखा है कि द पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ राजस्थान वाज फ्यूडलिस्टिक। राजस्थान के जो सामाजिक आर्थिक और जो उस समय की जो संरचना थी वो पूरी एक फ्यूडलिस्टिक थी, यानी एक 3 स्तरीय संरचना थी जिसमें सबसे ऊपर राजा होता था, उसके बाद में जागीरदार और किसान। राजा जो जागीरदार से राजस्व वसूल करता था, जागीरदार जो होता था वो राजस्व वसूल करता था किसान से। इस प्रकार से जो है दिस स्ट्रक्चर वाज बेस्ड अपॉन द म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन ऑफ द ऑल द पीपल। इन सभी पीपल के आपस में जो इनके म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन, इनके आपस के रिलेशन से ही यह सिस्टम जो है सही से कार्य कर पाता था। टिल द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी द रिलेशन रिमेन कॉर्डियल। 19वीं शताब्दी तक तो इनके जो रिश्ते हैं या इनके जो संबंध है वो सही रहते हैं, बट आफ्टर दैट द सीनेरियो ऑफ राजस्थान बिगिन टू चेंज। इसके बाद में जो इसका परिदृश्य है वो परिवर्तित हो जाता है या चेंज हो जाता है। एज ए कंसिक्वेंस डिफरेंट पार्ट ऑफ राजस्थान हैड टू फेस सेवरल पीजेंट मूवमेंट। इस प्रकार से इसके परिणाम तक जो है राजस्थान में अलग अलग प्रकार के किसान आंदोलन देखने को मिलते हैं, जिसमें जो सबसे पहले जो संगठित और जो सुनियोजित आंदोलन माना जाता है वो बिजोलिया किसान आंदोलन माना जाता है। इसके कारण में अगर हम देखें तो सबसे पहले देखा है ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द ब्रिटिश, यानी जो ब्रिटिशर्स का जो प्रभाव था वो राजाओं पे बहुत बड़ा एक प्रभाव था और जिसलिए जो राजा थे वो किसानों की तरफ अपना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे। दूसरा देखा है कि एक्सेसिव रेवेन्यू, उससे उनसे जो राजस्व वसूला जाता था वो भी अधिक मात्रा में था। उनसे बेगार यानी जो फोर्स लेबर थी वो भी करवाई जाती थी और लगान भी अधिक वसूला जाता था और अलग अलग प्रकार के कर भी उनसे वसूले जाते थे। इंक्रीज इन नंबर ऑफ एग्रीकल्चर लेबर, जो दूसरे व्यवसाय से लोग कृषि की तरफ भी बहुत ज़्यादा आकर्षित होते जा रहे थे, इसलिए जागीरदार उनका और अधिक शोषण करते जा रहे थे। तो स्विंग आउट इन एग्रीकल्चर प्राइजेज वाज नॉट बेनिफिशियल फॉर द फार्मर्स। किसानों के लिए जो उनका जो कीमत में कम होने पर उनकी सेविंग भी कम हो जाती थी और अधिक कीमतें हो जाने पर जो है उनसे उस उत्पादन की तुलना में यानी उत्पादन के अनुपात में ही उनसे जो है लगान वसूल दिया जाता था या उत्पादन के रूप में उनसे लगान लिया जाता था। बाकी दे रखा था कि उस समय जो जागीरदार होते थे उनका जो आउटलुक था, उनका जो बिहेव था वो भी किसानों के प्रति बहुत ज़्यादा निर्दयी हो गया था। इसके 3 चरण को हम देखेंगे। सबसे पहले बिजोलिया पीजेंट मूवमेंट के प्रथम चरण जो 1897 टू 1915 मैंने आपको बताया, स्वस्फूर्त किसान आंदोलन के रूप में प्रथम चरण इसका रहा था और जो है इसका प्रथम चरण का जो आधार था वो जातीय आधार था और राष्ट्रीय स्तर के नेता या राष्ट्रीय प्रवृत्ति की तरफ ये झुकने की ओर था। दूसरा जो इसका चरण होता है 1915 से 1923, इसके अंदर जो है इसकी में राष्ट्रव्यापी नेता विजय सिंह पथिक जुड़ जाते हैं और बहुत से पत्रों में इसको जो है संगठित भी करवाया जाता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस से भी सिफारिश की जाती है कि वो इस आंदोलन से जुड़े, लेकिन वास्तव में वो जुड़ नहीं पाती क्योंकि उसका जो संबंध होता है या फिर वो एक उस समय तत्कालीन अंग्रेजी हुकूमत से लड़ रही होती है और वो प्रांतीय मुद्दों में इतना ज़्यादा ध्यान रखना नहीं चाहती थी। 1923 से 1941 जो इसका पटापेक्ष देखेंगे, इसका जो अंत देखेंगे किस प्रकार से इसका अंत जो होता है वो माणिकलाल वर्मा के सहयोग से किसानों को अपनी ज़मीन वापस दे दी जाती है। प्रथम चरण के अंदर जिसमें 1897 टू 1915 यानी इस काल के अंदर ये आंदोलन होता है। पहले चरण में हम पढ़ते हैं कि इन 1897 अ डेलीगेशन ऑफ पीजेंट consisting of Nanji Patel of Barisal and Thakre Patel of Gopal Nivas went to Udaipur and attempted in vain to get an audience with the Maharaja। हाँ, जो एक जो है मृत्यु भोज होता है उसके अंदर सभी किसान अपनी जो समस्याओं को एक दूसरे से शेयर करते हैं। इस प्रकार से वो किसानों के 2 नेता नियुक्त करते हैं, नानजी पटेल और ठाकरे पटेल, और दोनों को जो है वो मेवाड़ महाराणा के पास में भेज देते हैं और अपने जागीरदार से जो है जो भी उनका जो रोष होता है वो उनके सामने प्रकट करते हैं। लेकिन महाराणा जो होते हैं वो उसके लिए एक इंक्वायरी या फिर एक इंक्वायरी जो है कमीशन बिठाते हैं
और वो भी एक फॉर्मेलिटी के रूप में सिर्फ जांच करके उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, और परिणाम सिर्फ यही होता है कि वो जागीरदार को एक फॉर्मेलिटी के रूप में वार्निंग दे देते हैं, और जागीरदार जो होते हैं वो नानजी पटेल और ठाकरे पटेल को अपने मेवाड़ रीजन से या फिर अपने जो जागीरदारी क्षेत्र होता है उससे उनको रिटेलिएटिंग यानी निष्कासित कर देते हैं। आगे देखने को मिलता है द पीजेंट कंटिन्यूड अपील टू द जागीरदार्स हु अल्टीमेट ग्रांटेड सम कंसेशन टू द पीजेंट्स इन 1904। बाद में 1904 में जो है एक परिवर्तन देखने को मिलता है, या फिर एक उनके लिए कुछ सुधार कर दिए जाते हैं, लेकिन ये सुधार भी अधिक समय तक नहीं चलते हैं। आगे देखने को मिलता है द कंसेशन ग्रांटेड इन 1924 डिड नॉट लास्ट। 1904 के जो सुधार होते हैं वो भी किसानों के लिए अधिक समय तक नहीं रहते हैं, यानी 1906 में एक नए जागीरदार आते हैं। पहले कृष्ण सिंह थे, अब उनके मृत्यु के बाद में उनकी कोई संतान नहीं होती है, उनके पड़ोसी पृथ्वी सिंह नए जागीरदार बन जाते हैं, असेंडेड टू द जागीर एंड विड्रू द कंसेशन। जो भी सुधार होते हैं वो वापस ले लिए जाते हैं, ग्रांटेड इन 1904 एंड इंस्ट्रक्टेड ऑफिशियल टू कलेक्टेड इंक्रीज टैक्स। और फिर से अपने ऑफिसर्स को जो है इंस्ट्रक्ट करते हैं कि जो टैक्स की जो राशि है, जो कर की राशि है, उनको फिर से बढ़ा दी जाए। फेलिंग टू गेट ए हियरिंग फ्रॉम द जागीरदार सम पीजेंट चूज नॉट टू कल्टिवेट। कुछ किसान इससे असंतुष्ट होकर अपने खेत को जोतना बंद करते हैं एंड लैंड्स एंड माइग्रेट टू नेबरिंग ग्वालियर एंड बूंदी। अपने आसपास के जो पड़ोसी क्षेत्र होते हैं उसकी तरफ वो माइग्रेट हो जाते हैं। सम मोर कंसेशन वर प्रॉमिस टू द पीजेंट ऑन 1914। 1914 में भी कुछ ऐसे कमीशन बिठाया जाता है और सुधार होते हैं, बट नेवर इम्प्लीमेंटेड, लेकिन उन सुधारों को लागू नहीं किया जाता है। दूसरा चरण, प्रथम चरण इस प्रकार से समाप्त हो जाता है, कोई विशेष उसमें परिवर्तन नहीं हो पाता है। दूसरे चरण में जो है इन 1916 1916 में उस समय प्रथम विश्व युद्ध का काल यानी प्रथम विश्व युद्ध चल रहा होता है। किसानों से भी वार फंड को जो है वसूल किया जाता है, जिससे बहुत से किसान जो है असंतुष्ट हो जाते हैं। और 1916 में फिर भूप सिंह नाम से विख्यात यानी विजय सिंह पथिक अराइव्ड इन बिजोलिया एंड ऑर्गेनाइज द पीजेंट अंडर द बिजोलिया किसान पंचायत। इस आंदोलन से जुड़ जाते हैं और किसानों को संगठित करने के लिए एक बोर्ड का निर्माण करते हैं, यानी जिसको ऊपरमाल पंच बोर्ड या बिजोलिया किसान पंचायत के नाम से भी जाना जाता है। टू अपोज पेमेंट्स टू द वार फंड एंड अदर टैक्सेज। जो भी वार फंड के लिए पेमेंट किया जाता है और जितने भी टैक्स है उन सबको अपोज करने के लिए, उन सबका विरोध करने के लिए ये इस पंचायत बोर्ड का गठन करते हैं। पेटिशंस फॉर सेंड टू द महाराणा। इस संबंध में वो कुछ याचिकाएं, प्रार्थना पत्र वगैरह महाराणा को भेजते हैं। एंड स्टोरेज ऑफ द एजिटेशन स्टार्टेड रिसीविंग पब्लिसिटी इन वेरियस न्यूज़पेपर। अलग अलग न्यूज़पेपर में भी इसकी पब्लिसिटी होती है, जिसमें तिलक का मराठा पत्र, गणेश शंकर विद्यार्थी का प्रताप, और अपने जो स्वयं के जो प्रताप के जो विजय सिंह पथिक के जो न्यूज़पेपर होते हैं उनमें भी इनको पब्लिश किया जाता है। पार्शियली बिकॉज ऑफ द नेगेटिव पब्लिसिटी इन द प्रेस द महाराणा अपॉइंटेड ए कमीशन। इस प्रकार से इस पब्लिसिटी के कारण महाराणा एक आयोग बिठाता है इंक्वायरी के लिए, विच फाउंड द पीजेंट्स ग्रीवेंस टू बी जेन्यून। वो मानते हैं कि जो किसान मांग कर रहे हैं वो जेन्यून है, एकदम सही रूप से है। एंड रिकमेंडेड द एबोलिशन ऑफ सम टैक्सेज एंड बेगार। और वो राजा को सिफारिश करते हैं कि इन ये जो टैक्सेज है और ये जो बेगार है इनका एबोलिशन, इनका उन्मूलन करना आवश्यक है। बट द महाराणा फेल टू एक्ट ऑन द रिपोर्ट। लेकिन महाराणा इस रिपोर्ट पे कोई ऐसा विशेष एक्ट नहीं करते हैं। एंड द ऑपरेशन एज वेल एज द मूवमेंट लेड बाय पथिक कंटिन्यूड। इस प्रकार से पथिक इसी आंदोलन को आगे लेके जाते हैं। आगे देखने को मिलता है आफ्टर द फेलियर ऑफ द इंक्वायरी टू यील्ड रिजल्ट्स, कोई परिणाम नहीं मिलने पर पथिक एडवाइज्ड पीजेंट टू कल्टिवेट अनइरिगेटेड लैंड। पथिक कहते हैं कि जो पड़ती भूमि है आप उनको कल्टिवेट करिए, जिससे आपको जो अनुपातिक कर देना पड़ रहा है वो भी आपका जो है कम हो जाएगा, वो भी लोअर टैक्स हो जाएगा। इन फरवरी 1920 में फिर से एक ऐसा कमीशन बिठाते हैं महाराणा, और उसी प्रकार से होता है, यानी कोई भी ऐसे परिणाम की तरफ नहीं आते। कमीशन रिपोर्ट तो देता है कि ये कमियां हैं और इन टैक्स को कम करना चाहिए, लेकिन महाराणा जो है कोई ऐसे टैक्स में सुधार नहीं करते। इसलिए वो इसमें कोई कमी नहीं करते, क्योंकि महाराणा और उनको तो उनसे इनकम हो रही होती है, और वो क्यों चाहे कि वो अपने जो इनकम आ रही है उसी में कमी करे। इस प्रकार से आगे देखने को मिलता है अदर जागीरदार्स फियर्ड दैट द महाराणा इंटरवेंशन वुड रिजल्ट इन ए चेन रिएक्शन, कि जो महाराणा ने जो आयोग बिठाया है वो एक व्यापक परिवर्तन ला देगा। इसलिए जो है उन्होंने महाराणा को प्रभावित किया टू नॉट एक्ट ऑन द कमीशन रिपोर्ट, कि वो कमीशन यानी आयोग की जो रिपोर्ट आई है उसके ऊपर कोई भी एक्ट या कोई भी इस प्रकार से प्रतिक्रिया नहीं करे। उसके बाद में जो है विजय सिंह पथिक, उस समय सबसे बड़ी संस्था भारतीय स्तर पे होती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस होती है, उनसे भी कहती है कि आप हमारा जो आंदोलन है बिजोलिया पीजेंट मूवमेंट, उसको राष्ट्रव्यापी स्तर पे जो है पहचान दिलाए। और इस प्रकार से, लेकिन इस दिसंबर 1919 में पथिक जो है सक्सीडेड इन पुटिंग ए रिजोल्यूशन बिफोर द आईएनसी के सामने एक प्रस्ताव रखते हैं, रिजोल्यूशन रखते हैं इन सपोर्ट ऑफ द बिजोलिया पीजेंट,
बट द रिजोल्यूशन फेल, लेकिन ये प्रस्ताव फेल हो जाता है, जिसका कारण ये होता है कि लार्जली बिकॉज द आईएनसी लीडरशिप डिसफेवर्ड एजिटेशन इन द प्रिंसली स्टेट। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस होती है वो उसमें अंग्रेजी हुकूमत से लड़ रही होती है और किसी ऐसे प्रांतीय स्तर के या राज्य स्तर के किसी छोटे मुद्दे में वो अपने आप को उलझाना नहीं चाहती है। नॉनथलेस दिस एफर्ट अट्रैक्टेड द अटेंशन ऑफ नेशनल लीडर्स टुवार्ड्स द बिजोलिया मूवमेंट। हालांकि आईएनसी तो इससे जुड़ नहीं पाती है, लेकिन कुछ राष्ट्रव्यापी नेता इससे जरूर जुड़ जाते हैं। आगे देखने को मिलता है, मीनवाइल द पीजेंट मूवमेंट ऑफ बिजोलिया कंटिन्यूड टू गेट इंक्रीज्ड पब्लिसिटी एंड बिगन टू स्प्रेड टू अदर जागीर सच एज बेगुन, पारसोली एंड भिंडर। इस प्रकार से अलग अलग न्यूज़पेपर में इस आंदोलन की पब्लिसिटी होती है और बेगुन, पारसोली और भिंडर यानी आसपास की जो रियासतें और ठिकाने होते हैं वहाँ पे भी ये आंदोलन फैल जाता है और वहाँ पे भी ये व्यापक स्तर पर होने लगता है। इन दिसंबर 1921 द मेवाड़ स्टेट रेजिडेंट रिपोर्टेड, 1921 में मेवाड़ रेजिडेंट यानी जो गवर्नर जनरल वहाँ उसने जो रेजिडेंट नियुक्त किया होता है मेवाड़ में, वह रिपोर्ट में लिखता है कि The unrest is now spreading to Bhinder and state under the Darbar management where the cultivators are refusing to pay revenue। यानी जो कृषक है, जो कल्टिवेटर्स है, वो आसपास के क्षेत्रों में अपना जो रिवेन्यू देने के लिए बिल्कुल मना कर रहे हैं। एंड द सिचुएशन इन बिजोलिया एंड द नेबरिंग ठिकाना जो पारसोली, बेगुन एंड बासी हैज डिस्टिंक्टली डेटोरेटेड। यहाँ पे जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है। देयर इज ए जनरल रिफ्यूजल टू पे रिवेन्यू, और सभी लोग रिवेन्यू को पे करने के लिए, राजस्व अदा करने के लिए मना कर रहे हैं। देयर इज थ्रेट ऑफ वायलेंस, हिंसा की घटना, और कोई किसी न किसी प्रकार से ऐसा कोई बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा। इस प्रकार से गवर्नर जनरल स्वयं इसके लिए एक स्टेप उठाते हैं। कंपेयर द एजेंट टू द गवर्नर जनरल टू विजिट द वेरियस जागीर्स ऑफ मेवाड़। वो मेवाड़ की अलग अलग जागीरों में घूमते हैं एंड डायरेक्ट द जागीरदार्स एंड मेवाड़। जागीरदार, वहाँ के जागीरदार और मेवाड़ के जो सरकार होती है यानी जो महाना होते हैं, उनको आदेश देते हैं टू कंक्लूड एन एग्रीमेंट विद द पीजेंट, कि वो किसान के साथ किसी न किसी प्रकार से एक ऐसा समझौता करे जिससे यह आंदोलन यहीं पे दब जाए। फाइनली द बिजोलिया एग्रीमेंट वाज साइन ऑन 11 फरवरी 1920। 1922 में जो है एक बिजोलिया एग्रीमेंट यानी एक समझौता होता है। द एग्रीमेंट ब्रॉट अबाउट द फॉलोइंग चेंजेज, जिसमें कुछ परिवर्तन यानी जो कुछ टैक्सेज होते हैं, जिसमें तलवार बंदाई, चवरी टैक्स और विभिन्न प्रकार के जो राजस्व वगैरह होते हैं उनमें कटौती कर ली जाती है। इस प्रकार से द्वितीय चरण पूरा हो जाता है। 1923 में विजय सिंह पथिक को जेल भी हो जाती है और 1927 में लगभग उनको छोड़ा जाता है। यानी 1923 से 1927 तक यह आंदोलन शांत रहता है। लेकिन 1927 में क्या होता है, इन 1927 इन ऑपोजिशन टू द न्यू अरेंजमेंट ऑफ हाई रेट ऑफ लैंड रिवेन्यू द फार्मर लेफ्ट देयर कल्टिवेबल लैंड एज एडवाइज्ड बाय विजय सिंह पथिक। जब बहुत ज़्यादा फिर से टैक्स लगाया जाता है और कोई ऐसा व्यापक जो पहले जो सुधार किए जाते थे उनका पालन नहीं किया जाता है, तो विजय सिंह पथिक उनको कहते हैं कि आप अपने जो कल्टिवेबल लैंड है आप उनको यूं ही छोड़ दो, पड़ती छोड़ दो। पथिक टू प्रेशराइज द स्टेट गवर्नमेंट, जिससे जो सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट है, उनके ऊपर दबाव बन जाएगा। बट कॉन्ट्रारी टू द फार्मर्स बिलीव व्हेन द स्टेट शॉर्ट टू ऑक्शन दिस लैंड इट गॉट न्यू फार्मर हु वर रेडी टू क्लेम दैट लैंड। लेकिन जिस प्रकार से जो किसान जो कह रहे थे कि इन ज़मीनों पे कोई कृषि नहीं करेगा, उनके भरोसे के बिल्कुल विपरीत, बिल्कुल कॉन्ट्रारी हो जाता है कि दूसरे लोग जो है उस ज़मीनों को ले लेते हैं और इस प्रकार से वो उन पे खेती करना शुरू हो जाते हैं। इस प्रकार से वो ज़मीनें होती है वो भी किसानों के हाथ से चली जाती है। एंड पथिक वाज ब्लेम बी रेस्पॉन्सिबल, जिसके लिए विजय सिंह पथिक ने ही उनको एडवाइस दी थी और वो ही उनके लिए रेस्पॉन्सिबल माने जाते हैं। आगे देखा द फार्मर कंटिन्यूड द मूवमेंट टू गेट देयर लैंड बैक, इट कंटिन्यूड टिल 1941 AD। और इस प्रकार से जो किसान होते हैं कंटिन्यूड टू मूवमेंट, वो 1941 तक अपनी ज़मीन की मांग में आंदोलन करते जाते हैं। और फाइनली एक समझौता होता है 1941 में माणिक्यलाल वर्मा, जो यानी 1927 में तो जो है पथिक उससे अलग हो जाते हैं नाराज होकर इस आंदोलन से, और माणिक्यलाल वर्मा जो होते हैं उनके हाथ में नेतृत्व आ जाता है और 1941 में वो इस समझौते पे पहुंच जाते हैं और इस प्रकार किसी न किसी प्रकार से वो समझौता करके किसानों को उनकी ज़मीन वापस दिलवा देते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो और ये है मेरा यूट्यूब चैनल IAS स्कूल। इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।